सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। आज के इस बायोलॉजी के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं, चूंकि हम पढ़ रहे थे जेनेटिक्स को और जेनेटिक्स में काफी कुछ हम पढ़ चुके हैं, जो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है वो टर्मिनोलॉजी से संबंधित भी हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जब ये टर्मिनोलॉजी आगे आती है तो कई बार उन्हें समझना आसान हो जाए, इसलिए उसको पहले ही शामिल कर लिया। अब दूसरी बात करते हैं कि जो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था, लास्ट सेशन में हमने ये पढ़ा था कि जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे तो वो प्रयोग बढ़ते चले गए थे। वो प्रयोग क्या किए गए थे? जेनेरेशन टू जेनेरेशन आगे गए थे। कहने का मतलब पहले F1 जेनेरेशन, फिर F2 जेनेरेशन और फिर F3 जेनेरेशन। एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि F1 जेनेरेशन में क्या मिल रहा था। F1 जेनेरेशन में एक्चुअली ऐसा हो रहा था कि जो प्रयोग किया जा रहा था वो प्रयोग मतलब जो यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग प्राप्त हो रहे थे वो ऑफ स्प्रिंग कैसे थे? वो ऑफ स्प्रिंग थे हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये हो गया कि एक ही कैरेक्टर वहां पर अपीयर हो रहा था। दूसरी चीज, F2 जेनेरेशन की बात करें तो F2 जेनेरेशन में जो हमें रेशियो मिल रहा था वो रेशियो मिल रहा था हमें 3:1 का रेशियो, और जब आगे रेशियो बढ़ाया तो वो रेशियो हमें मिल रहा था 1:2:1 का रेशियो। ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो हमने लास्ट पढ़ा था, उसी के आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और उसके आगे कंटिन्यू करते हुए हम पढ़ रहे हैं कि जब मेंडल ने अपने प्रयोग किए तो उन प्रयोगों के आधार पर कुछ और बातें उभर कर सामने आई हैं। तो वो कुछ बातें क्या थी जो एक परिणाम के रूप में, यानी कि जो ये परिणाम आए उनकी व्याख्या के रूप में बाहर आए। ठीक है, परिणाम व्याख्या कह सकते हैं एक तरीके से इसको, जिससे कि समझना आसान हो जाए। अब देखिए क्या होता है कि जब हमने पढ़ा कि जब पेरेंट जेनेरेशन का यूज किया जा रहा था तो उसमें F1, F2 और F3। F1 में हमने ये देखा था कि एक ऐसा जनकीय रूप, जैसे हाइब्रिड बन रहा था, एक ऐसा जनकीय रूप जो कि F1 जेनेरेशन में अनुपस्थित था। उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमने लंबे और बौने पौधे के बारे में ही पढ़ा था, टॉल और ड्वार्फ करके ही लिख रही हूं। हमने पढ़ा था कि जब पहली जेनेरेशन थी तो सभी पौधे कैसे प्राप्त हुए थे? लंबे प्राप्त हुए थे, जबकि उसमें बौने नहीं मिले थे। तो यानी कि ये वाला गुण क्या हो गया था? छिप गया था। ये वाला गुण अपीयर नहीं हुआ था, केवल एक ही जनक का गुण अपीयर हुआ था। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो जैसे F2 जेनेरेशन की बात की, F2 जेनेरेशन में ये फिर से अपीयर हो जाता है। 3 लंबे मिले थे और एक क्या मिला था? हमें बौना मिला था। यानी कि F2 जेनेरेशन में जो ये लक्षण छुपा हुआ था, ये लक्षण फिर से अपीयर हो गया। F3 जेनेरेशन में एक लंबा मिला, एक बौना मिला और 2 हाइब्रिड मिले। मीन्स ऐसे मिले जिनमें एक जनक का रूप छिपा हुआ था, स्पष्ट नहीं था। तो यहाँ पर क्या कहा कि जो ये पेरेंट से, कहाँ कहना चाहिए, जो जनक से संतति में आता है, ठीक है, जो कहाँ से आता है? जनक से संतति में आता है, यानी कि ऑफ स्प्रिंग में आता है। ये कुछ ऐसे कारक होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एक जेनेरेशन से दूसरी जेनेरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफ्यूज करते हैं या ट्रांसफर करते हैं या उन्हें आगे भेजने का काम करते हैं। तो ये कैसा होता है? एक फैक्टर के रूप में होता है, ये कारक के रूप में होता है। मेंडल ने जहां जहां इनका प्रयोग किया उसको फैक्टर ही कहा, लेकिन ये फैक्टर आज जो है वो जीन के रूप में जाने जाते हैं। यानी कि मेंडल के फैक्टर ही आज जीन है। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं जीन शब्द का प्रयोग और फलाना फलाना। देखिए इसमें क्या है, जीन के नाम के साथ साथ ये वो फैक्टर्स होते हैं जिनमें इनकी सूचना संग्रहित होती है, यानी कि इकट्ठी होती है, और यही सूचना कहाँ भेज दी इन्होंने? अगली पीढ़ी में, यानी कि ऑफ स्प्रिंग में ये सूचना इन्होंने भेज दी। अगली बात क्या होती है, जैसे मटर के पौधे के लिए हमने 2 कारक लिए, लंबा और बौना होना। ठीक है, 2 फैक्टर हमने यहाँ ले लिए। अब 2 फैक्टर या तो कैसे होंगे? एक से होंगे, यानी कि समान होंगे, और
या दोनों कैसे होंगे, अलग अलग होंगे यानी कि असमान होंगे। समान यानी कि होमोजाइगस, असमान यानी कि हेट्रोजाइगस। ठीक है, फिलहाल मैं उसको होमो हेट्रो नहीं कहूंगी। तो इसीलिए या तो वो देखने में कैसे होंगे, समान होंगे जो कि बिल्कुल एक से होंगे, और या फिर वो देखने में कैसे होंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होंगे। अब दूसरी चीज ये आती है कि अगर समान है तो पौधा एक किसी विशेष ट्रेट के लिए, जिस भी लक्षण के लिए वो समान दिखाई दे रहे हैं उसके लिए वो क्या होगा, शुद्ध होगा। जिसके लिए वो नहीं दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, जैसे इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए ये हमने लिया है, ठीक है, ये पेरेंट है, कोई भी आप इसको मेल फीमेल जो भी मानना चाहे, इनके बीच में क्रॉसिंग हो रही है। क्रॉसिंग होने के बाद ये तो सारे हमें कैसे मिलेंगे, टी 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 और टी। फिर हमने क्या किया, आगे क्रॉसिंग की, यानी कि कोई दो कैरेक्टर इनमें से ले लिए, इनके बीच में क्रॉसिंग की तो आया टी और टी। इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुई टी और टी। यहाँ क्रॉसिंग हुई कैपिटल और स्मॉल टी, और यहाँ हुई टी और टी। ठीक है, ये चीज देखिए। अब बात आ रही है कि समान कब होंगे। देखिए ये दोनों का जो इसमें लिए गए हैं कारक क्या है, दोनों टी एक से हैं, यानी कि दोनों टी कैपिटल है, यानी कि ये वाली रूप कैसा होगा, शुद्ध होगा। ठीक है, यहां पर भी कैसा दिख रहा है, टी और टी, स्मॉल टी और टी, तो ये वाला रूप भी क्या होगा, शुद्ध होगा। चूंकि स्मॉल टी किसके लिए यूज किया गया है, बौने या डॉर्फ के लिए यूज किया गया है, तो इसलिए ये शुद्ध बौने हुए, और ये टी किसके लिए हुआ, लंबे के लिए, तो ये क्या हुए, शुद्ध लंबे। यहां पर एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ठीक है, तो ये वाली स्थिति क्या होगी, असमान वाली होगी, और इसीलिए हम इनको कहते हैं संकर। संकर का मतलब ये होता है जैसे कि ये शुद्ध है, ये क्या होंगे, अशुद्ध होंगे। अशुद्ध क्यों होंगे, क्योंकि इनमें दोनों ही यहाँ पर जो जनकों के लक्षण हैं, दोनों ही जनकों के लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें कोई एक गुण डोमिनेंट नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, संकर होगा, या इनके तुलनात्मक हम कहें तो ये कैसा होगा, अशुद्ध होगा। ठीक है, अब अगली बात आती है कि जो भी दो कारक हमने लिए, जैसे हम लंबे और उसके छोटे के लिए यूज कर रहे हैं, तो कोई भी दो कारकों में से मटर का पौधा एक कारक के लिए मेल गैमेट और दूसरे कारक के लिए कैसा होगा, फीमेल गैमेट से ही मिलेगा। अब देख लीजिए, जैसे हमने शुरू में ही लिखा, ऐसे समझिए, ये हमने क्या कहा, ये मेल मान लीजिए, ये फीमेल मान लीजिए, दोनों ही कैरेक्टर जो आ रहे हैं, अगर ये वाली स्थिति की भी बात करें तो ये आया कहाँ से, आया तो एक फीमेल गैमीट आया, इधर एक मेल गैमीट आया, उसी से तो आया। आगे हमने इनमें से एक को मान लिया मेल और एक को फीमेल, तो ये भी कहाँ से आ रहा है, एक मेल से आ रहा है और एक फीमेल से आ रहा है। समझ में आ गई बात। तो दोनों में से, यानी कि कोई भी आप कारक ले लीजिए, कोई भी आप फैक्टर ले लीजिए, कोई भी गैमीट ले लीजिए, एक मेल और एक फीमेल, जब इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद ये दोनों गैमीट क्या होंगे, आपस में फ्यूज होंगे, यानी कि संलयित होंगे। और हमने पढ़ा है जब गैमीट का संलयन होता है तो किसका निर्माण होता है, जाइगोट का निर्माण होता है, यानी कि किसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज बनेगा। समझ में आ गया। अब देखिए, हर गैमीट में केवल एक फैक्टर होगा, और किसी भी स्पेशल ट्रेट के लिए वो या तो शुद्ध होगा, और जितने, कोई भी स्पेशल ट्रेट ले लीजिए, मैंने यहाँ के लिए ले लिया मान लीजिए, तो हम ही तो कह रहे हैं ये अशुद्ध है, मतलब इसके कंपेरेटिवली रिसेसिव है, क्योंकि रिजल्ट ऐसा आया था फर्स्ट जेनरेशन में, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि कोई भी एक फैक्टर के लिए कोई भी जनक, चाहे वो मेल ले लीजिए चाहे वो फीमेल ले लीजिए, तो किसी भी गैमीट को किसी भी ट्रेट के लिए शुद्ध कहेंगे या अशुद्ध कहेंगे। तो मेल और फीमेल गैमीट में जो ये फैक्टर्स होंगे, इन फैक्टर्स की होने की फ्रीक्वेंसीज इक्वल होंगी। क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि एक पार्टिसिपेट कर रहा है एक मेल गैमीट की तरह, और दूसरे का पार्टिसिपेशन हो रहा है यहाँ पर फीमेल गैमीट की तरह। तो जब दोनों गैमीट इक्वली होंगे तभी उनमें फ्यूजन होगा, इंटरमिक्सिंग होगी, यानी कि
युग्मनज का फिर आगे जाके निर्माण होगा। अब अगली बात करें, जब जाइगोट बनेगा, जैसे यहाँ पर हमने कहा ही कि दोनों संलयित हो गए हैं और यहाँ पर बन गया है युग्मनज यानी कि जाइगोट। अब जाइगोट बनेगा तो मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन कैसे होगा? एक प्रश्न ये आता है कि अगर हम उनके फीमेल और मेल के फ्यूजन की बात कर रहे हैं तो मेल और फीमेल का फ्यूजन किस तरीके से होगा? तो ये रैंडम फ्यूजन होगा। आप इसको मीन्स रैंडम समझते हैं, किसी के भी साथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये रैंडम फ्यूजन यहाँ पर होता है गैमीट्स के बीच में, तो ये बात ध्यान रखने की है। अब कुछ बिंदुओं पर आते हैं कि किस तरीके से फैक्टर जीन बने, किस तरीके से समान असमान बने और कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ी। अब एक प्रश्न जो आपके दिमाग में आ रहा होगा उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिमाग में ये आ रहा होगा कि मान लीजिए हमने पौधे लिए थे टॉल और ड्वार्फ। आगे बात समझ, हमने क्या लिए? लंबे और बौने पौधे से उदाहरण लेते जा रहे हैं, तो हम लंबे बौने पौधे से ही लास्ट तक चलते चले जाएंगे। हमने लिख दिया यहाँ पर ये देखिए, ठीक है, हमने लिख दिया कि टॉल, क्या लिखा? टी और टी। हमने लिखा कि ये क्या है? बौने पौधे हैं, ठीक है। अब ये क्या है? बौने पौधे हैं। ये बौने पौधों को चूंकि इंग्लिश में इन्हें ड्वार्फ कहा जाता है तो हम डी नहीं लिख रहे हैं, हम इनको क्या लिख के दिखा रहे हैं? टी लिख के दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों किया? हम इसको डी क्यों नहीं लिख रहे हैं? या हम इसको डी और डी लिख दें और इसको हम डी और डी। अब इसी बात की ओर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है जो दिमाग में आता है और उस प्रश्न को जानना, क्योंकि जब भी आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे ये चीज आपके दिमाग में जरूर आएगी, डिस्टर्ब जरूर कर सकती है कि हमने जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया है कैरेक्टर का, वो रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट से क्यों नहीं किया। हालांकि कुछ भी कर लीजिए, लेकिन कारण खोज रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हमने कोई भी गुण ले लिया, हम ले रहे हैं जैसे लंबे और बौने का ही गुण ले रहे हैं, लंबा और हमने क्या लिया? बौना, टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी इसके जीन है हम क्या करते हैं, जैसे अभी आपने देखा, हम उसे अल्फाबेटिकली रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं, यानी कि हम उसे अल्फाबेटिकली यहाँ पर शो करते हैं। बार बार लंबा बौना लिखना थोड़ा दिक्कत करता है। फिर दूसरी चीज है, आप हिंदी में लंबा लिख रहे हैं, बौना लिख रहे हैं, वो समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई वो रिसर्च पेपर तैयार किया तो आप दूसरे व्यक्ति को वो शायद ना समझा पाए, तो इसलिए क्या किया गया, यहाँ पर उनके लिए अल्फाबेट का यूज किया गया, प्रतीकों का प्रयोग किया गया, ताकि जब भी आप उससे संबंधित कोई वहां पर प्रयोग, रिसर्च या जो भी अपना नोट या जो भी लेटर वहां पर प्रेजेंट करें तो वो क्लियर कर सके कि आप वहां पर क्या बताना चाह रहे हैं। तो देखिए हमने क्या किया, इसके लिए अल्फाबेट का यूज किया और किसी एक लक्षण के लिए दो अल्टरनेट फॉर्म्स ले ली, कोई भी, ठीक है। अब दो अल्टरनेट फॉर्म क्या हो गई? लंबा बौना हो गया। हम बीजों का आकार ले सकते हैं, फूलों की स्थिति ले सकते हैं, बीजों का रंग ले सकते हैं, जो भी हम लेना चाहे इसमें ले सकते हैं। हमने क्या कहा, मेंडल ने ये बताया कि जब F1 जेनरेशन होती है तो इस F1 जेनरेशन में जो लक्षण उपस्थित मिलता है, जैसे हमने देखा कि F1 जेनरेशन में सारे पौधे हमें कैसे मिले? लंबे मिले। हमने कल भी यही कहा था कि जो लक्षण हमें वहां पर दिखाई दे रहा है, हम उस लक्षण को क्या कहते हैं? प्रभावी लक्षण कहते हैं, या हम उस लक्षण को कहते हैं डोमिनेंट कैरेक्टर या डोमिनेंट, ठीक है। अब चूंकि लंबा होना डोमिनेंट है तो इसको प्रयोग किया गया। लंबा होना इंग्लिश में क्या हुआ? टॉल। तो हमने इसके दोनों युग्म विकल्पी के लिए, दोनों एलील के लिए क्या लिखा? टी लिखा, कैपिटल टी, चूंकि दोनों युग्म विकल्पी समान है। अब प्रश्न ये आता है कि हमने बौने के लिए डी क्यों नहीं लिखा? हमने डी इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर हम डी यहाँ पर लिख देते हैं, डी लिखेंगे जबकि हम ये दिखा रहे हैं कि इसकी तुलना में ये वाला लक्षण क्या है? कम प्रभावी है या अप्रभावी है, ठीक है। तो
इसी अप्रभावी लक्षण को डोमिनेंट कैरेक्टर के जो अल्फाबेट है उसी के स्मॉल अल्फाबेट से कैपिटल अल्फाबेट के कंपेरेटिवली हम इसे स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। अब जैसे टी से, जो कैपिटल टी की बात कर रही हूँ, कैपिटल टी से सीधे सीधे पता चल रहा है कि हम लंबे की बात कर रहे हैं। और जब भी हम बॉडी की बात करेंगे तो हम स्मॉल टी से इंडिकेट करेंगे, तो हमें सीधे सीधे पता चल जाएगा स्मॉल टी इट मीन्स फॉर ड्वार्फ प्लांट। तो चूंकि दोनों फैक्टर्स यहाँ पर हैं, तो ये फैक्टर कई तरीके के हो सकते हैं। जैसे अभी हमने देखे ये कैसे हो सकते हैं, जब क्रॉसिंग आगे की जाएगी टी और टी भी हो सकते हैं, टी और टी भी हो सकते हैं, और स्मॉल टी और टी भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, मैं क्रॉसिंग बनाई दूं छोटी सी यहाँ पर, आप इसको देखिए, इनके बीच में क्रॉसिंग होती है। क्रॉसिंग कराई, ये कराई, जैसे फर्स्ट जेनरेशन में हमें क्या मिले थे, ये मिले थे। सभी कैसे मिले थे, लंबे मिले थे और एक से मिले थे, यही तो मिले थे, टी और टी, टी और टी और टी और टी। अभी हमने क्रॉसिंग की कि हमने क्या लिया, यहां से पिक कर लिया इन दोनों को। जब हमने इनके बीच में क्रॉसिंग कराई है तो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो देखिए यही कहा यहाँ पर कि तीन तरीके के स्थितियां यहाँ पर मिल सकती हैं, या तो कैपिटल टी होंगे दोनों, या एक कैपिटल एक स्मॉल होगा, या फिर दोनों ही स्मॉल टी होंगे। ठीक है, तो ये तीन तरीके की यहाँ पर हमें क्या मिल सकती हैं, स्थितियां मिल सकती हैं। तो लंबाई के कैरेक्टर के लिए जो ये संभावनाएं हैं, ये तीन संभावनाएं बनकर यहाँ पर दिख रही हैं। जब कैपिटल टी मिलेगा, यानी कि दोनों कारक समान होंगे, हमने अभी कहा कि ये क्या हो गए, होमोजाइगस हो गए। ठीक है, समयुग्मजी हो गए। समयुग्मजी का मतलब ये दो कारक हैं और दोनों कारक एक से हैं, तो इसे क्या बोला जाएगा, होमोजाइगस, हिंदी में समयुग्मजी। ठीक है, दूसरी चीज, दूसरा क्या मिला हमें, ये देख, चलिए क्रम से ही देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, टी और टी, इसमें एक कारक कैपिटल और एक कारक क्या है, स्मॉल है। तो जो ये एक कारक कैपिटल और एक कारक स्मॉल है, दोनों अलग अलग हैं, समानता है नहीं, तो ये क्या हुआ, विषम युग्मजी। तो इस विषम युग्मजी को कहा जाता है हेटेरोजाइगस, इंग्लिश में हेटेरोजाइगस, और हिंदी में क्या हो गया, ये विषम युग्मजी। तीसरे नंबर पर आते हैं, जिसमें हमारी तीसरी संभावना क्या हुई कि या तो ये ऐसे मिलेंगे, यानी दोनों ही कैसे मिलेंगे, स्मॉल टी। ये फिर चूंकि दोनों एक से हैं तो ये समयुग्मजी हैं, तो ये भी हमारे क्या होंगे, होमोजाइगस। आगे बात समझ, ठीक है। तो पौधों के लंबे वाले कैरेक्टर के साथ ले लें या किसी भी कैरेक्टर के साथ ले लें, अगर अलग अलग तरीके से आप प्रयोग करते हैं तो अलग अलग यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग रिजल्ट क्या मिलेंगे, फाइनली ये चीज यहाँ मिलेगी, आपके लेटर्स चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, फूलों की स्थिति के लिए मान लीजिए आपने बैंगनी और सफेद रंगों का लिया, तो आप मान लीजिए कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल डब्ल्यू को यहाँ पर रख रहे हैं। ठीक है, मिलेगा तो यही, दो कैपिटल डब्ल्यू, एक कैपिटल और एक स्मॉल डब्ल्यू, और एक ये यहाँ पर दो, वो क्या मिलेगा, स्मॉल डब्ल्यू। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पर मिलेगी। कहने का मतलब है एक शुद्ध रूप लंबे का हो गया, किसी भी कैरेक्टर का, जिसका भी आप लेना चाहें। हमने 7 अलग अलग लक्षणों की बात की थी, हमने सिर्फ एक उदाहरण पिक कर रखा है क्योंकि ताकि उसे कनेक्ट किया जा सके। तो क्या हुआ कि दो यहाँ पर शुद्ध लक्षण जो भी जनक का है उसके लिए होमोजाइगस कब होगा, जब दोनों एलील एक से होंगे। अब अगली बात देखिए यहाँ पर क्या है कि जब हम कैपिटल टी और स्मॉल टी ऐसे प्रतीक वाले पौधे देखते हैं, जैसे आप ये देखिए, ये देखिए, इनको हमने क्या कहा, क्या कहा, इनको हमने कहा लंबे, इनको हमने क्या कहा था, लंबे, कल पढ़ा था। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, एक बौना, यही तो मिल रहा था, ऐसा यही तो मिल रहा था। चाहे इसे फीमेल मान लीजिए, मेल मान लीजिए, जो मानना चाहे, एक पेरेंट वो है
जो जनक है वो एक मेल और एक फीमेल। जब इसकी क्रॉसिंग हुई थी तो हमें ऐसा मिल रहा था। अब आप कहेंगे ये लंबा कैसे पढ़ा हमने? अभी ये क्रॉसिंग की है तो हमने F1 पीढ़ी में कहे कि सारे क्या मिल रहे थे? लंबे मिल रहे थे। क्यों लंबे मिल रहे थे? क्योंकि वो दिख रहे थे हमें कि लंबे है। और जो डॉर्फ वाला कैरेक्टर था वो यहाँ पर अपने आप को अपीयर नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ दो तरीके के गुण दिखाई देते हैं। एक वो दिखाई देते हैं जिन्हें हम बोलते हैं फिनोटाइप, दृश्य रूप, जिन्हें क्या बोलते हैं? फिनोटाइप। ठीक है, हिंदी में कहा जाता है जिसको दृश्य रूप, दृश्य रूप। दूसरे लक्षण वो होते हैं जिन्हें कहा जाता है जीनोटाइप। जिन्हें क्या कहा जाता है? जीनोटाइप। इनको कहते हैं जीनी रूप। दोनों नाम आप ध्यान में रखिएगा। जीनी रूप, हालांकि इन दोनों से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां से भी उसको देख सकते हैं। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप दो तरीके के लक्षण यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, अब कैसे मिलते हैं कि जो दृश्य रूप होता है, जैसे हमने कहा कि ये तीनों पौधे कैसे दिखाई दे रहे हैं? हमें लंबे दिखाई दे रहे हैं, यही तो दिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ? इसका फिनोटाइप हुआ। तो इसका रेशियो हमारा कितना आ रहा था? हमारा आ रहा था 3:1। तो जो फिनोटाइप रेशियो होता है वो होता है 3:1। सिर्फ ये वो स्थिति है जो हमें दिखाई दे रही है। हमने पौधे लगाए, हमने कहा लंबे पौधे गिन लो, हमने लंबे पौधे गिन लिए। हमें नहीं पता कि उसमें कौन सा ऐसा पौधा है जिसमें एक गुण छिपा हुआ रह गया, क्योंकि हमने पढ़ा फर्स्ट जेनरेशन में जितने भी पौधे मिलते हैं सभी लंबे मिलते हैं। लेकिन वो लंबे कैसे होते थे? हमारे इस फॉर्म में होते थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाली फॉर्म में होते थे। ठीक है, अब गिना तो हमने उसे लंबे भी, तो यहां भी हम उसे क्या कर रहे हैं? लंबे में ही गिन रहे हैं। तो फिनोटाइप, दृश्य रूप, जो हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो रेशियो हमारा क्या होगा? 3:1, यानी कि 3 लंबे और 1 बौना पौधा। दूसरी बात आती है जीनोटाइप की। जीनोटाइप में इसी रेशियो, जीनोटाइप का मतलब होता है जीन में परिवर्तन जो हो रहा है। अब जो इंटरनली जीन में परिवर्तन हो रहा है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। समझ में आ गई बात? परिवर्तन हो रहा है लेकिन हम उसे देख नहीं पा रहे हैं। जैसे हमने कहा कि ये कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों जनकों के साथ यहाँ पर लक्षण आए, लेकिन हमें दोनों लक्षण वहां दिख नहीं रहे हैं, हमें एक ही लक्षण दिखाई दिया, तो वो हमारा किस में काउंट हो गया? फिनोटाइप में काउंट हो गया। लेकिन अगर डीप स्टडी फिर से करते हैं और हम ये देखते हैं कि जो ये परिवर्तन आया, जीन में किस तरीके का परिवर्तन आया, यानी कि जीनोटाइप इनका क्या होगा, इनका जीनोटाइप क्या होगा, इसको देखते हैं। यहां ऐसा, ये क्या मिला हमें? लंबा। ठीक है, ये हमें क्या मिला? बौना। हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और स्पष्ट कैसे दिखाई दे रहा है? दोनों एक से एलील है यहाँ पर। ठीक है, दोनों कैपिटल टी यहाँ स्मॉल टी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो ये रूप है वो बिल्कुल शुद्ध रूप है। जो अशुद्ध रूप हमारे सामने आया है, यानी कि रिसेसिव फॉर्म सामने आई है, वो रिसेसिव फॉर्म भी तो जीन परिवर्तन की वजह से ही बनी है। तो वो रिसेसिव फॉर्म के अकॉर्डिंगली ये हमारे क्या बने थे? संकर बने थे, या अशुद्ध बने थे, या हाइब्रिड बने थे। तो इसमें रेशियो क्या आया था? 1 लंबा, 2 संकर और 1 बौना। ठीक है, इसी के लिए जीनोटाइप रेशियो हमारा है 1:2:1। तो ये दोनों रेशियो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। फिनोटाइप जो आपको दिखाई दे रहा है, जीन आप देख नहीं सकते हैं, तो उसका रेशियो दिखने वाली जो भी कैरेक्टर या जो भी लक्षण दिखाई दे रहा है उससे डिफर होगा। तो यहाँ जो उससे डिफर होगा तो वो रेशियो क्या आएगा? 1:2:1, क्योंकि यहाँ प्योरिटी दिखाई भी जा रही है, यहाँ एक उस गुण को भी दिखाया जा रहा है जिसमें गुण दोनों जनकों से समान मात्रा में पहुंचे हैं। यानी कि टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ये दो तरीके के गुण हुए, जीनोटाइप और फिनोटाइप। ठीक है, अब देखिए प्रभावी और अप्रभावी, इनके लिए
हमेशा जो प्रभावी होगा उसके लिए आप हमेशा कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करें, और जो आप अप्रभावी लक्षण दिखा रहे हैं उसके लिए हमेशा ही स्मॉल लेटर का इस्तेमाल करें। तो इससे आपको तुलनात्मक लक्षणों का अध्ययन करने में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। जैसे सेम चीज फिर रिपीट कर रही हूं, आप इसके लिए डॉर्फ या स्मॉल इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़ा जाएंगे और आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज तो ये जीनोटाइप फिनोटाइप से रिलेटेड, मैं फिर रिपीट कर रही हूं, इससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जीनोटाइप फिनोटाइप से रिलेटेड अदर जो इन्फॉर्मेशन है उसमें दी हुई है। इसके बाद जब ये रेशियो बनता है, ये रेशियो बनता है एक पेनेट स्क्वायर होता है, हम क्रॉसिंग करते हैं तो कुछ संभावनाएं होती हैं कि जो मेल गैमीट है या जो मेल पेरेंट है, जो भी पेरेंट हम ले लें, उनमें आपस में क्रॉसिंग की क्या क्या और कितनी संभावनाएं होती हैं। देखिए, उसको समझने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं डायरेक्ट अभी बता दूं कि एक स्क्वायर बनाया और ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन उसे थोड़ा सा डिटेल इसलिए करेंगे क्योंकि हमें उसे मैथमेटिकली भी प्रूव करना है। हम शुरू में ही पढ़ चुके कि जो मेंडल ने अपने प्रयोग दिए उसने मैथमेटिकली भी प्रूव किए, और साथ ही साथ उसने स्टैटिक के थ्रू भी उसने क्या किया, सांख्यिकी के माध्यम से, स्टैटिस्टिक के माध्यम से भी उसने उसको प्रूव करने की कोशिश की और सारे डेटा को रखा। तो वो उससे रिलेटेड नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल ये इंपॉर्टेंट चीज है कि क्यों ऐसे एलील यूज किए जाते हैं, या जो भी हमने पढ़ा फिनोटाइप जीनोटाइप, क्या होमोजाइगस होगा क्या हेट्रोजाइगस होगा, इससे संबंधित। तो फिलहाल आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।